अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुफ़क़ा मोहतरम, पहले सेशन में हम लोगों ने 1857 उसके बाद जो इम्पैक्ट उसके असरात मुसलमानों पर हुए और उसके बाद जो पहला रिस्पांस मुसलमानों की तरफ से आया, एक मजहबी और रिलीजियस रिस्पांस जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो रिस्पांस था उसको कह सकते हैं हम अलीगढ़ मूवमेंट, है ना। और अलीगढ़ मूवमेंट के जो रूह रवां थे सर सैयद अहमद ख़ान, तो सर सैयद की शख्सियत से अलग करके इस तहरीक को नहीं देखा जा सकता, है ना। और पहला जो रिस्पांस था उसके बिलमुकाबिल ये रिस्पांस उसका बिल्कुल अपोजिट था। सर सैयद का जो मिशन है, आमतौर से हमारे यहाँ शख्सियत के बारे में बहुत मोटा मोटा ऐसा परसेप्शन बन जाता है ना। जैसे सर सैयद के बारे में एक जनरल परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि एक हो गया क्या, एक ऐसा जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि मुनकिर हदीस थे, कुरान की बहुत अजीब व गरीब तावीलात व तशरीहात उन्होंने कर दिए हैं, मगरिब ज़दा आदमी थे, है ना। कुछ लोग ब्रिटिश का एजेंट भी कहते, तो इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है। जो लोग सर सैयद के मानने वाले हैं वो उनको मुजद्दिद से कम नहीं मानते, है ना, यानी जमालुद्दीन अफ़गानी की सतह में उसको रखते। तो आमतौर से क्या होता है कि हमारे यहाँ शख्सियत के ताल्लुक से ख़ास तौर से उनको बाइनरी में देखने की आदत है ना। या तो हीरो रहेगा या ज़ीरो रहेगा, लेकिन तारीख़ में ना ऐसा कभी भी नहीं रहता। कोई भी आदमी ना ही मुकम्मल हीरो रहता और ना ही मुकम्मल ज़ीरो रहता। तो उसकी जो भी कोशिशें हैं, जो मेहनतें हैं, उसको उन्हीं हालात में रखकर, जिन हालात में वो कोशिशें की गई, है ना, जो कुछ चैलेंजेस उसके सामने थे और इंसान होने की हैसियत से वो जैसे उनको डील कर सकता था वैसे उसको समझना चाहिए। गलतियाँ कोताहियाँ अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ उनका ओवरऑल उनका जो मिशन था उसको समझने की कोशिश करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान का जो मिशन था उसके 5 पॉइंट थे और इस 5 नुकात के गिर्द उनकी पूरी तहरीक घूमती। पहला था टू प्रोटेक्ट इस्लाम फ्रॉम द अटैक ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड टू इस्टेब्लिश इट्स ट्रूथ। जैसे मैंने बताया कि जो मिशनरीज थी वो मुसलसल मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रही थी, इस्लाम के ऊपर अटैक कर रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही थी, कुरान मजीद की हक्कानियत पर सवाल उठाए जा रहे थे, मुसलमानों का ज़बिया उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, यानी हर तरीके से जो है सवालात उठाए जा रहे थे मुसलमानों के ऊपर। तो सर सैयद का पहला मिशन ये था कि इस्लाम को प्रोटेक्ट करना। जैसे विलियम म्यूर वगैरह ने जब किताबें लिखी, नबी कसम की शान में गुस्ताखी की, तो सर सैयद ने उसके लिए बहुत जदोजहद की। और उस ज़माने में चूँकि किताबें अवेलेबल नहीं रहती थी तो उनके अपने ज़ाती, हालांकि उनका ज़ाती कुतुब खाना हिंदुस्तान में उस ज़माने में एक बड़ा कुतुब खाना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी पूरी मतलब प्रॉपर्टी बेच कर वो लंदन गए, वहाँ 6 महीने तक रहे, वहाँ के कुतुब खानों से इस्तिफ़ादा करे और उसकी किताब को उन्होंने जवाब लिखे खुतबात मोहम्मदिया के नाम से। तो पहला जो उनका मिशन था वो ये था कि मिशनरीज जो अटैक इस्लाम के ऊपर कर रही उसका जवाब देना। दूसरा ये था कि उनको ये लगता था कि क्रिश्चियंस, यानी अगर उस ज़माने को हम समझेंगे, है ना, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1857 में ऑलमोस्ट ये था कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। ये जैसे यहाँ तक बात थी, गुलाम रसूल मौर्य अपनी किताब में लिखे कि ये तय किया गया कि ताजमहल जो है उसको गिरा दिया जाएगा, है ना, और उसकी जो सिले हैं वो सेल कर दी जाए। इसी तरह दिल्ली की जामा मस्जिद जो मुसलमानों की अज़मत की निशान है, लाल किला, उसको जो है तोड़ दिया जाए और ये कि वहाँ पर खेत बना दिया जाए, है ना, इस दर्जे उसको ज़मीन बोस कर दिया जाए। तो यहाँ तक ब्रिटिशर्स सोच रहे थे मुसलमानों से रिवेंज देने का, और ऐसा मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि यानी मुसलमान एक तरफ उनका जवाल चल रहा था और दूसरी तरफ हुकूमत उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी। कोई भी कम्युनिटी जो है अगर हुकूमत उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बहुत तवील अरसे तक रही तो उसका डेप्रीवेशन जो है वो बढ़ता जाता है ना। जैसा अभी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत जैसे जैसे बढ़ रही है, स्टेट्स में बढ़ रही है, सेंटर में तो है ही, लेकिन जैसे जैसे स्टेट वो कवर करते जा रही तो वहाँ पर मुसलमानों का डेप्रीवेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। तो सर सैयद ये चाहते थे कि कुछ तो बीच की राह निकाली जाए, यानी ऐसा हम लोग कब तक रहेंगे ना अभी। और उनको ये लगता था कि जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे तो अब ये 200-300 साल तो ये रूल करेंगे। अगर कोई हुकूमत किसी कम्युनिटी को 200-300 साल तक ख़त्म करना चाहेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है वो ख़त्म ही हो जाएंगे ना, उसके बचने के। तो सर सैयद ये चाहते थे, यानी हम ये कहा जा सकता है कि बहुत ही उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि पूरे मुसलमान जो है
यानी अंग्रेज़ों से जो नफ़रत थी ना, उसकी मैं एग्जांपल आपको देता कि किस लेवल की नफ़रत मुसलमान उनसे करते थे नॉर्थ में ख़ास तौर से। मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो बाद में देवबंद के बड़े आलिम दीन बन के उभरे, उसके पहले बैच के स्टूडेंट भी थे, उनके दादा का एक वाक़या है कि गांव में एक मरतबा ऐसा हो गया कि किसी मामले में डिस्प्यूट हो गया कि मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम के अंदर। तो ये तय किया गया कि यार किसी बुज़ुर्ग आदमी की गवाही लेंगे, तो इनकी गवाही के लिए इनको बुलाया गया। तो इन्होंने कहा कि यार मैं जो है ना वो ब्रिटिश की सूरत देखना मेरे को गवारा नहीं है ना, उसकी अदालत में जाकर गवाही देना ये तो बहुत दूर की बात है। तो इस दर्जे मतलब मुसलमान जो है ना नफ़रत करते थे ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया के ब्रिटिशर से। तो अब ये नफ़रत का आलम था कि एक तरफ हुकूमत मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रही है, दूसरी तरफ मुसलमान भी रिएक्शन है। तो सर सैयद की ये कोशिश थी कि इनके बीच में कुछ तो मसालहत कराई जाए, है ना कुछ जो गवर्नमेंट है उससे हम दरवाजे खोले गुफ्तगू के। तीसरा जो था कि इस्लाम जो है, इस्लामिक टीचिंग्स है, उसका नया इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, सर सैयद का मतलब जो कारनामा है, उनकी जो भी तफसीर है, जो भी उनकी तशरीहात है, उससे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान में मज़हब के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट, साइंटिफिकली मज़हब को लेकर सोचना, तो ये थॉट प्रोसेस पहली मरतबा सर सैयद ने दिए। उनके जो भी नताइज फ़िक्र है उससे इख्तलाफ किया जा सकता, लेकिन इस बात का क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाता है कि पहली मरतबा कोई आदमी जो है ना साइंसी नुक्ता नज़र से मज़हब पर गौर कर रहा, उसकी रैशनल जो है वो ताबीरें कर रहा। फिर चौथा उनका ये था टू इनकरेज मुस्लिम टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉडर्न साइंसेस टू अडॉप्ट आस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। यहाँ पर जो है ना जो ब्लंडर्स उनसे हुए, है ना, यानी मगरबी तहजीब को वो एक बिल्कुल कामिल तहजीब समझते थे और उसमें वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि फिर उनको ये नहीं समझा कि वहाँ से क्या लेना और क्या नहीं लेना, और इसमें वो बड़ी गलतियाँ उन्होंने खा गए। पांचवी जो चीज़ है, उर्दू उससे पहले जो है ना शेर व शायरी की ज़बान थी, आशिकी की ज़बान थी, लेकिन उर्दू एक कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं थी जिसके अंदर कोई अच्छे तहकीकी मज़ामीन लिखे जा सके। तो उर्दू को ये मकाम सर सैयद ने दिया कि उसके अंदर इंग्लिश के मज़ामीन जो है, साइंस के, फ़िज़िक्स के, ये मज़ामीन तर्जुमा कराते थे, और दूसरे अच्छे हिस्टोरिकल डिस्कोर्सेस उर्दू के अंदर आना। तो उसके लिए उन्होंने सोसाइटीज़ कायम की, लोगों को रखा, उसके लिए पैसे दिए, इदारे बनाए। तो उर्दू को मेन स्ट्रीम की जो लैंग्वेज है वो सर सैयद ने बनाए, ये उनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये 5 चीज़ें सर सैयद का मिशन थी जिसको लेकर वो आगे बढ़े। और इसके लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया, जिससे देवबंद ने जो तरीका अपनाया इंस्टीट्यूशंस कायम करने का, उन्होंने भी वैसे ही तरीका अपनाया। तो अलग अलग इदारे उन्होंने कायम की। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ 1864 में बना है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में बना। उनके ज़माने में एक कॉलेज ही था, उनका इंतकाल तकरीबन 1796-97 के करीब हुआ। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर जो है ना, तहज़ीबुल अखलाक जो उनका मैगज़ीन आता था, इस मैगज़ीन ने उर्दू की बहुत गैरमामूली खिदमत की। यानी पहले हम देखते हैं ना, पुरानी जो उर्दू है वो ऐसी नहीं थी कि उसमें कोई सलीके की ढंग की बात की जा सके। तो उर्दू को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज जो है वो सर सैयद ने बनाया। और हम देखें अगर उनकी पूरी जो ज़िंदगी थी, जब वो उन्होंने 1857 के बाद से जद्दोजहद शुरू की 1897 तक, तो जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने एक बड़ा ऐसा एक इलीट क्लास तबका वो पैदा करने में कामयाब हो गए थे, जिसमें जजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, टीचर, पॉलिटिकल लीडर्स, और उनका जो बिल्कुल खुसूस जो सेकंड फेज था उनका, है ना। आमतौर से सर सैयद को जो है ना लोग समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशनिस्ट थे। सर सैयद एजुकेशनिस्ट सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं थे, वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर थे। लेकिन 1857 के बाद की जो सिचुएशन थी ना, ब्रिटिशर मुसलमानों को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को गवारा नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एजुकेशन को एज ए टूल यूज़ किया, और जैसे ही ब्रिटिशर्स को एक लेवल का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर आ गया और ख़ुद ब्रिटिशर्स उनके सपोर्ट में आ गए, उनके यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में हेल्प करने लगे, तो उसके बाद जो उनका असल जो मैदान था पॉलिटिक्स, तो वो उसमें उतर गए वो। हालांकि ये कहा जाता है कि अलीगढ़ की जो तहरीक से जो फारिगीन निकले, है ना, उनकी तहरीक से जो मुतासरीन निकले, वही उन्हीं की तहरीक जो है वो मतलब अलीगढ़ तहरीक को कहा जा सकता है कि वो प्रीकर्सर ऑफ पाकिस्तान, है ना, वो बनी। यानी जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, अलायदगी पसंद रुझानात जो मुसलमानों में पैदा हुए, तो वो वही लोग थे जो अलीगढ़ से फारिग हुए। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा कैसे। सर सैयद के बाज़ मामलात में बहुत अजीब ख्यालात थे, यानी उनकी जो शख्सियत को हम देखते हैं और उनके बाज़ ख्यालात बहुत अलग थे। यानी उनकी ज़िंदगी की जो इब्तिदा हुई तो वो नॉर्थ के जो लोग थे, यानी सर सैयद जो है ना वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे, मुसलमानों के लीडर तो बहुत आखिरी ज़माने में बने। उनकी जो कोशिश थी नॉर्थ इंडिया के इलिट हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के लिए काम करना।
तो इब्तिदा में उनकी सारी कोशिशें, सारी काविशी जो थी, तो वो अशराफिया तबके के लिए थी, वो भी नॉर्थ इंडिया के। बाद में बहुत जब कम्युनल हेट्रेड बढ़ने लगा और उन्होंने देखा कि यार हिंदू एलिट अलग ही राह पे जा रहे हैं, तो उसके बाद वो बहुत मुसलमानों के लिए यकसू हो गए। लेकिन उनका इब्तिदाई ज़माना जो है, इब्तिदाई शुरुआत उनकी वैसी हुई। तो वो ये समझते थे कि ये जो एक तहजीब परवान चढ़ी नॉर्थ के हिंदू और मुसलमान दोनों को लेकर, तो ये असल ये तहजीब के जो लोग हैं वो इस लायक है कि हिंदुस्तान को वो लोग रूल करे। तो ये इब्तिदा में उनका ख्याल था और ये उनकी फ़िक्र थी, और उसी एतबार से उन्होंने मामला करे। इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट अगर हम देखेंगे ना, तो हिंदुओं ने भी बहुत बड़े पैमाने पर डोनेशन दिए हैं। और एक्चुअली उस ज़माने के जितने हम बड़े मुस्लिम लीडर्स देखते हैं, चाहे वो सर सैयद अहमद ख़ान हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, इवन आज़ाद तक भी हम अगर आ जाएंगे, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे। इनका हिंदुओं में भी बहुत अच्छा पेनिट्रेशन था, हिंदुओं में भी बहुत इनको लोग फॉलो करने वाले थे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, इनकी तहरीकों को सपोर्ट करते। तो अलीगढ़ मूवमेंट में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों ने चंदा दिए थे, हिंदुओं ने भी बड़े पैमाने पर चंदा दिए थे। दूसरा, कौम जो बाद में हमारे नेशनलिज्म की डिबेट्स हुई, कौमी जो बहसें हुई, सर सैयद ने कौमी बहसों को भी उस तर्ज पर नहीं लेकर गए जो बाद में मौलाना मौदूदी, इकबाल, मौलाना हुसैन मदनी और आज़ाद के दरमियान हुई। तो सर सैयद बिल्कुल ही नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको एक ऐसा कौम समझते थे कि ये एक पूरी कौम है ऐसा, ठीक है, उसमें हिंदू मुस्लिम ये सारी तफरीक उनके यहाँ इब्तिदा में नहीं थी। फिर जैसे मैंने बताया, साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बनाई ट्रांसलेशंस के लिए, ये बहुत गैरमामूली काम किया उन्होंने। यानी उस ज़माने में जितने अंग्रेज़ी के बड़े बड़े मैगजीन्स आती थी, किताबें आती थी, तो उर्दू में उनको, यानी उर्दू के जो लोग थे उनका साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलपमेंट होने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं था। तो सर सैयद ने ये ज़बरदस्त काम किया, काफ़ी उन्होंने उस पर ख़र्च किया। असल सर सैयद की तहरीक की एक और बात है, यानी अगर हम देखेंगे ना कि सर सैयद ने जो भी काम किया उनको है ना ऐसे छोटे काम करना पसंद ही नहीं था। जो भी वो काम करते तो बहुत बड़े लेवल पर करते थे, यानी उसमें इतने बड़े बड़े उस ज़माने के बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व कर लेते थे और उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रहता था। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में उनके ख्यालात बिल्कुल अलग थे। वो ये तस्वुर करते थे कि मगरिबी जो तहजीब है वो अकमल तरीन तहजीब है, यानी मगरिबी तहजीब, यानी आज हम लोग सेग्रीगेट कर पाते हैं कि उसके क्या अज्जा लेना है, क्या चीज़ें नहीं लेना है, हमारी तहजीब एक मुकम्मल तहजीब है। लेकिन सर सैयद ऐसा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, यानी बहुत उनकी जो सफ़रनामा लंदन का है ना, यानी मगरिबी तहजीब से वो गैर मामूली तौर पर मुतासिर हो गए थे बाद वजूहत की वजह से। तो उसमें मतलब बहुत ही एक, अभी हम सुनेंगे तो बहुत मज़ा खेज़ बात लगेंगी। जैसे लंदन के सफ़रनामे में उन्होंने लिखे कि लंदन में जो कोचवान मतलब रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो ज़ाहिर है वो तो उनकी मादरी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश ही बोलेंगे। लेकिन सर सैयद उनसे इतने मुतासिर हो गए कि उन्होंने अपने सफ़रनामे में उसको मेंशन कर दिए। तो मगरिबी तहजीब को लेकर उनके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल हमारा जो मिली ओरिएंटेशन था उससे अलग थे, और यही वो बात थी जिस पर बाद में उनके और शिबली के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। मगरिबी तहजीब के साइंटिफिक टेम्परमेंट को एक्सेप्ट करते थे, है ना, लेकिन उसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। यानी ये बात कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए हर एक को, यानी अब तो डेमोक्रेसी का काफ़ी बड़ा मफहूम आ गया, उसमें मसावत, अदल से ज़्यादा फाइनेंशियल वो भी चीज़ें आ गई। उस ज़माने में तो उसका मुराद सिर्फ अदल और मसावत था। तो सर सैयद जो है ना डेमोक्रेसी के इस फीचर को नहीं मानते थे कि जो है सब लोगों को राइट्स होना चाहिए वोटिंग के और सब ने मिलकर जो अपनी हुकूमत तय करना। वो कहते थे कि नहीं, सिर्फ अशराफिया जो तबका है, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं को ये हुकूक हासिल होना चाहिए। औरतों की तालीम, अब सर सैयद के पूरे अप्रोच को देखकर मगरिब को लेकर ऐसा लगता है कि वो वुमेन एजुकेशन के बहुत प्रो होंगे, लेकिन वो उसके प्रो नहीं थे। यानी उनका ये मानना था, ये जो कहा जाता है कि भाई मर्दों ने जो है ख़वातीन का बहुत इस्तेसाल किया बरसों तक, उनको दबा कर रखा, उनको हुकूक नहीं दिए, तो अब उनको जो है वो यानी अब बरसों के बाद वो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रही, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर सैयद का इस मामले में बिल्कुल अलग नुक्ता नज़र था। सर सैयद का ये कहना था कि असल में चूँकि मर्दों ने उनको दबा कर रखे, है ना, तो असल मसला ये है कि मर्दों को एजुकेट करना चाहिए। तो वो ये कहते थे कि अगर हम मर्दों को एजुकेट कर देंगे ना, तो ये ख़वातीन की आज़ादी का मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और उनके नज़दीक मुस्लिम ख़वातीन को बहुत हाई एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। उनका ये था कि जो हमारी क्लासिक एजुकेशन है, जो घरेलू दादियाँ नानियाँ जो देती, तो मुस्लिम ख़वातीन को बस उतना ही देना चाहिए। तो ये मतलब बहुत उनकी जो शख्सियत थी, बहुत ही मुतज़ाद पहलू उसके अंदर जमा हो गए थे। अब आते हैं हम उनके सेकंड विजन की तरफ, पॉलिटिकल विजन। सर सैयद का पॉलिटिकल विजन बहुत अलग था। यानी इनिशियली जैसे मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो कायल थे और हिंदुओं के लिए भी बड़ी खिदमत वो करते थे, उनके लिए भी काम करते थे।
यानी बहुत सारे उस ज़माने के जो हिंदू लीडर थे, जो बाद में काफ़ी जिन्होंने कम्युनलिज्म को भी अपनाया, जैसे मालवीय वगैरह, तो हम देखते हैं कि मालवीय वगैरह भी बहुत उनकी कोशिशों को सराहते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। जो खुतूत उन्होंने सर सैयद की तारीफ़ में लिखे है, तो उसको देखकर आदमी मतलब दंग रह जाता कि ये आदमी बाद में हिंदू महासभा में गया। तो सर सैयद के असरात जो है तो हिंदू मुसलमान दोनों में एक जैसे थे। लेकिन बाद में जो है ना, तो मुसलमानों का जो जिसको कहा जाता है कि मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडिया में जो डेवलप हुआ उस ज़माने में, वो सर सैयद ने डेवलप किया। और ये जो सेपरेटिस्ट टोन जो हमारे अंदर पैदा हुआ, अलीहदगी पसंद रुझाना कि नहीं हमको हमारा मुल्क अलग देना चाहिए, जो प्रीकर्सर जिसको हम कहते कम्युनल डिवीज़न का है ना, तो वो सर सैयद के आखिरी ज़माने में ख़ास तौर से मतलब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की उसके ऊपर पीएचडी है पूरी, लंदन से उन्होंने पीएचडी की इस पर कि हिंदुस्तानी सियासत में मुसलमानों को उरूज। तो सर सैयद की 1784 से लेकर 1797 तक की जो कोशिश है, उसमें हम देखते हैं कि वो प्योर एक पॉलिटिकल लीडर बन गए थे और उसमें मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होना चाहिए वो उसको डेवलप कर रहे थे। और इसमें मतलब सबसे ज़्यादा उनकी जो मुखालिफत थी, ये जो रुझानत उनके अंदर पैदा हुए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद पैदा हुए। कांग्रेस के वो बहुत ही ज़्यादा शदीदतर मुखालिफ थे। उनका एहसास ये था कि मुसलमान अगर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है, और वो देख रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस डेवलप हो रही है उसमें एलिट क्लास हिंदू है और ये एंटी ब्रिटिश है, तो अगर कांग्रेस आगे बढ़ती, और उनको लग रहा था कि कांग्रेस डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी और इसमें मुसलमान जाएंगे, ठीक है, तो सर सैयद को अंदाज़ा था कि मेरी जो कौम है वो बहुत ही जज्बाती और ना आकेबत अंदेश किस्म की कौम है, और ये कांग्रेस के बहकावे में आकर फिर से कोई 1857 जैसी हिमाकत ना कर दे, है ना। जैसे 1857 के बाद उन्होंने बहुत मेहनतों के बाद अंग्रेज़ों को वो कंसोल कर पाए थे कि नहीं इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, यानी उसमें जिस तरह उन्होंने बहादुर शाह को भी जलील कर दिया, पूरे लीडरशिप को जलील किया कि नहीं इसमें आम मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है, इन पर तुम जुल्म मत करो। तो वो बहुत मेहनत से उन्होंने वो पूरा रेपुटेशन डेवलप किया था। तो अब उनको लग रहा था कि अगर मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाते और फिर से ये 1857 जैसी हिमाकतें कर सकते, तो उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई 1886 के अंदर। ये जो है तो मुस्लिम लीग का इसको प्रीकर्सर कहा जाता है, यानी मुस्लिम लीग से पहले मुसलमानों के पॉलिटिकल अफेयर्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती थी, ठीक है। कांग्रेस पे जो उनका क्रिटिसिज्म था, यानी मुसलमान जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और वो कहते थे कि इसका जो फ़ायदा होगा, यानी फाइनली जो इसका आउटकम आएगा वो हिंदू डोमिनेंस आएगा, यानी मुसलमान जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी एक तहरीर में उनकी कोट करता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले हालात के पेश नज़र सर सैयद कहते हैं कि हमें अगर अमरीकियों की तरह बालिग हक राय दही हासिल हो जाए और हर अदना और आला को वोट डालने का इख्तियार हासिल होगा, तब क्या होगा, ठीक है, अगर सबको वोट डालने का हक दे दिया जाए तो क्या होगा। मुस्लिम राय दहिंदगान मुसलमान उम्मीदवारों को वोट देंगे, जबकि हिंदू राय दहिंदगान हिंदू उम्मीदवारों को, जिसका नतीजा ये होगा कि हिंदू उम्मीदवारों को मुसलमान उम्मीदवार के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा वोट हासिल होंगे, क्योंकि उनकी आबादी तादाद में 4 गुना ज़्यादा है। इन हालात में मुसलमान अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर पाएंगे। उसकी मिसाल 500 के उस खेल की तरह हो जाएंगी जिसमें एक खिलाड़ी के पास तो 4-5 है लेकिन दूसरे के पास सिर्फ 1 है, ठीक है। तो सर सैयद ये बता रहे थे कि अगर डेमोक्रेसी जो है उसका प्लेन गेम रहता, तो अगर पूरे हिंदू हिंदुओं को वोट देंगे, मुसलमान मुसलमानों को वोट देंगे, तो उसका जो नेचुरल आउटकम आएगा वो ये आएगा कि मुसलमानों के पास कुछ बचेगा नहीं। यहाँ एक और दलील उन्होंने दी, उसको मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो मैं बता रहा था कि उनका जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, तो उसकी बुनियादी वजह क्या बनी। तो हाल ही ने ये लिखा है कि बनारस में उस वक्त बनारस के जो वो थे कमिश्नर मिस्टर शेक्सपियर, तो उसमें सर सैयद की और उनकी कुछ डिस्कशन हो रही थी। तो सर सैयद जो है बार बार मुसलमान मुसलमान बोल रहे थे, तो शेक्सपियर ने कहा कि भाई मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से मुस्लिम मुस्लिम सुन रहा हूँ, हमेशा तुम हिंदुस्तानियों की बात करते थे, आखिर क्या हो गया, है ना। तो ये उस ज़माने का था जब फाशिज़म जो है, हिंदुत्व का जो फाशिज़म है बिल्कुल अपने अर्ली स्टेज में वो उसका ज़हूर हो रहा था। और उस ज़माने में ये बात तय कराई जा रही थी कि फ़ारसी और उर्दू की जगह हिंदी जो है उसको वो मकाम दिया जाए, कोर्ट में हिंदी इस्तेमाल की जाए। तो ये लैंग्वेज का जिस वक्त झगड़ा शुरू हुआ था, तो सर सैयद ने कहा, इससे पहले तो सर सैयद ने कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि दोनों कौमें किसी काम में दिल से शरीक ना हो सकेंगी। अभी तो बहुत कम है, आगे आगे इससे ज़्यादा मुखालफत और अनाद उन लोगों के सबब जो तालीम याफ्ता कहलाते हैं, मतलब हिंदू एजुकेटेड पीपल,
बढ़ता नज़र आता है। जो जिंदा रहेगा वो देखेगा। तो उन्होंने कहा अगर आपकी पेशन गोई सही है तो नहायत अफसोस है। तो मैंने कहा मुझे भी नहायत अफसोस है, मगर अपनी पेशन गोई पर मुझे पूरा यकीन है। तो सर सैयद जो देख रहे थे, जिसको बोलते राइटिंग ऑन द वॉल, नौश्ता दीवार, जो पढ़ रहे थे कि हिंदुस्तान के जो हालात बदल रहे थे और हिंदू आया परस्त जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तो सर सैयद को ये लगा कि अब हिंदू मुसलमान जो है वो साथ में नहीं चल पाएंगे। और इस बिना पर जो है वो कांग्रेस की उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालिफत की और वो ये चाहते थे कि मुसलमान ये सब झगड़ों में ना पड़ के, ये पॉलिटिकल चीज़ों में इंगेज ना होकर उनको अपनी तामीर करना चाहिए। उन्होंने तालीम के ऊपर, अखलाकी अक़दार के ऊपर, अपने सोशल रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने फोकस करना, अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना, अपने लोगों की मदद करना, ना कि पॉलिटिकली जो इश्यूज़ है उसके अंदर उभरना। तो अगर हम देखें सर सैयद का जो लिगेसी है, तो उर्दू में जो है एक हम ये कह सकते हैं कि उर्दू को एक ज़िंदा ज़बान उन्होंने बनाया, जिसके अंदर मॉडर्न थॉट जो है, जर्नलिज्म, एजुकेशन, रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर जो है वो पेश किया जा सके। तो ये सर सैयद का कारनामा है। सर सैयद का दूसरा कारनामा ये है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग तैयार किए, जैसे शिबली है, अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, ये सब सर सैयद के परवरदा लोग थे जिनकी परवरिश सर सैयद ने की। उसके अलावा मुसलमानों में हम ये कह सकते हैं कि जो रिफॉर्मिस्ट ज़ील जो है कि रिफॉर्म्स कैसे होना चाहिए, इस्लाह कैसा होना चाहिए, ये ख्याल सर सैयद ने पैदा किया। ये दूसरा रिस्पांस था जिसको हम कह सकते हैं। अभी तीसरा जो रिस्पांस है, ये थर्ड रिस्पांस सेकुलरिस्ट नेशनलिस्ट है ना। ये रिस्पांस थोड़ा सा लेट आया। इसकी वजह क्या है कि बहुत सारे मुसलमान जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी के, और जो सुबह सवाल आया था कि बंगाल के जो मुसलमान थे, ये तमाम लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज में जो है वेस्टर्न एजुकेशन ले ली थी। असल में क्या है, एक बात समझिए कि आदमी जैसे ही तालीम याफ्ता हो जाता है ना, जैसे ही उसके पास इल्म आता, उसका वो एजुकेटेड होता ना, तो पहली जो चीज़ उसके अंदर पैदा होती वो रहता पॉलिटिकल अवेयरनेस है ना। वो पहले ये देखता है कि मैं कहाँ खड़ा, मेरी कौम कहाँ खड़ी, मेरे लोग क्या खड़े और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है ना। तो जैसे ही ये लोगों ने तालीम हासिल की तो इनके अंदर भी वो ख्यालात पैदा हुए। तो ये एक थर्ड रिस्पांस था। यानी पहला रिस्पांस बहुत ही रिलीजियस रिस्पांस था, दूसरा मतलब एक वेस्टर्न प्लस रिलीजियस एक अलीगढ़ तहरीक जिसको हम कह सकते हैं, वो एक अलग तरह का रिस्पांस था। थर्ड जो रिस्पांस था, ये दोनों से अलग एक तीसरा रिस्पांस था। तो वो मुसलमान जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और वो हिंदुस्तान को एक ऐसा सेकुलर डेमोक्रेटिक देखना चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है, तो वो सिर्फ ऐसा मुसलमानों को अलग से नहीं देख रहे थे जैसा अलीगढ़ या देवबंद ने देखा। वो ये देख रहे थे कि एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर हिंदुस्तान का कैसा बनना और उस पिक्चर के अंदर हम कहाँ फिट होते हैं। तो इनको कहा जाता है कि ये वो चाहते थे कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बने और उसमें जिस तरह दूसरी कौमें रहती है उसी तरह मुसलमान भी एक कौम की हैसियत से उसके अंदर रहेंगे और इस मुल्क को चलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ख़ासतौर से मुंबई के वो लोग जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में वेस्टर्न एजुकेशन लिया था, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है बदरुद्दीन तैयब जी का है ना, और रहमतुल्लाह सियानी, ये दो लोग कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे। उसमें बदरुद्दीन तैयब जो है उसके नुमाइंदे के तौर पे हम उनको लेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी की बहुत ही मतलब स्ट्रेंज लाइफ है। वो हमारे यहाँ जो बोहरी कम्युनिटी है, तो आमतौर से हमारे यहाँ दाऊदी बोहरा है, इसी तरह एक सुलेमानी बोहरा भी है। तो सुलेमानी बोहरा वो थे, इंडियन लॉयर थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियंस रहे ब्रिटिश राज में है ना, और पहले इंडियन है टू प्रैक्टिस एज ए बैरिस्टर फॉर हाई कोर्ट। कांग्रेस के थर्ड प्रेसिडेंट रहे, नेशनल प्रेसिडेंट। अंजुमन इस्लाम कॉलेज जो है बॉम्बे में 1874 में वो उन्होंने कायम किया। तो इनका जो अप्रोच था वो बिल्कुल अलग था तैयब जी का अप्रोच। इनका अप्रोच ये था जो इस्लाम जिम खाना वगैरह मुंबई में सब देखते ना, ये उन्हीं की कोशिशें थी कि मुसलमानों की जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं वो आपस में करीब आना चाहिए। फिर इस तरह बाकी जो हिंदुस्तान में जो मेन स्ट्रीम तहरीकें उठ रही हमने उसके साथ अलाइन होना, और मज़हब जो है तो उसको हमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए हिंदुस्तान की तामीर के अंदर, उसकी तरक्की के अंदर हम लोगों ने फुल फ्लेज हिस्सा लेना चाहिए। ये एक थर्ड रिस्पांस था। ये थोड़ा सा लेट था लेकिन ये भी एक बड़ा रिस्पांस था जिसने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को इंस्पायर किया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया उन्होंने इस्लाम जिम खाना और ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने कायम की। फिर कम्युनल कोऑपरेशन, तैयब जी का भी इन्फ्लुएंस हिंदुओं में बहुत ज़्यादा था, तो हिंदू लीडर्स के साथ मीटिंग करना, हिंदू मुस्लिम कम्युनल हारमोनी क्रिएट करना, ये भी उनका एक बड़ा काम था। और बहुत ही वोकल आदमी थे, यानी जब तुर्की में जंग चल रही थी तो उसके लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों से बड़े पैमाने पर चंदा जमा किया और तुर्की में उन्होंने भेजा। फिर मुसलमानों की जो डे टू डे इश्यूज़ थे, जैसा मसाजिद में उस ज़माने में पानी पर बहुत ज़्यादा टैक्स रखा जाता था, तो टैक्स उन्होंने कम कराया। हज की सब्सिडी जो है उसके लिए केसेस लड़े, हज की सब्सिडी उन्होंने कम कराई। इसी तरह
कोर्ट में जुमा के दिन मुकदमात नहीं होना चाहिए, इस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनको जुमा के दिन नमाज की परमिशन मिलना चाहिए। तो जो बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ थी, जो डे टू डे अफेयर्स थे मुसलमानों की तहजीब से, कल्चर से रिलेटेड, उस पर उन्होंने काम किया। अंजुमन इस्लाम जो है एजुकेशन मूवमेंट जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने कायम किया। उस ज़माने में एक इदारा था, अब हम देखते हैं उसके 900 से ज़्यादा इदारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कायम है। तो ये थर्ड रिस्पॉन्स था, और ये रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि आगे चल के मेन स्ट्रीम रिस्पॉन्स हमारा बना। अब मैं आता हूँ एक चौथा रिस्पॉन्स, ये सबसे अलग था, है ना। ये था अल्लामा शिबली का। शिबली ना ही देवबंद के साथ गए ना ही नदवा के साथ गए, हालांकि वो रिवायती आलिम दीन थे, इसलिए वो जानते थे देवबंद क्या है। सर सैयद के साथ एक बड़ा अरसा उन्होंने गुजारा, अलीगढ़ में उन्होंने प्रोफेसर भी थे, वहाँ पर पढ़ाए भी। जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे ऑर्नल्ड, उनसे पढ़े भी, उनको पढ़ाए भी, उनसे फ्रेंच सीखी, उनको अरबी सिखाई, है ना। तो शिबली काफ़ी उस ज़माने में एक्सपोजर उनको हासिल हुआ। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में वो रहे, हैदराबाद में रहे, दक्कन में रहे, कश्मीर में रहे, मुंबई में रहे। तो जो एक्सपोजर उनको मिला, इसी तरह दुनिया के बहुत असफार उन्होंने किए। यानी उनकी उम्र देखी जाए 57 साल की उनकी उम्र थी। उस उम्र में जितना उन्होंने काम किया, तो मतलब उस एतबार से अगर देखा जाए तो लगता है कि 200 साल का काम वो अपनी ज़िंदगी में करके गए। तो शिबली का जो रिस्पांस था, एक फोर्थ रिस्पांस ये जनरेट हुआ। ये गांधी साहब की किताब है, वहाँ से मैं ये कोट ले रहा हूँ मकामात से। काफ़ी अच्छा उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो वो लिखते हैं कि 1857 जहाँ हमारी तारीख़ का वो साल है जिसमें हमारे इकबाल का आफ्ताब बरसगीर में गुरूब हुआ, वहाँ एक दूसरा आफ्ताब इस साल मतलब उम्मत पर तुलू भी हुआ। ये मौलाना शिबली का साल पैदाइश है ना। उनकी पैदाइश 1857 में हुई। सैयद सुलेमान नदवी के बकौल वो हंगामा मशरिक में पैदा हुए और 1914 के हंगामा मगरिब में दुनिया से रुखसत हो गए। ये उन्हीं का दौर है जिसमें मगरबी तहजीब से हमारा पहला तारुफ हुआ और उसके नतीजे में ये उम्मत 2 ग्रोह में बढ़ गई। इनमें से एक ग्रोह इस बात पर मुसिर हुआ कि ना दीन को ख़ास अपने मकतब फ़िक्र के उसूल मबादी और अपने अकाबिर के रायों से बालातर होकर बराह रास्त कुरान और सुन्नत से समझना मुमकिन है, और ना मगरबी तहजीब और उसके उलूम इसके मुस्तहक है कि वो किसी पहलू से अहले दीन की नज़रों में ठहरे। इस ग्रोह के बड़ों में कासम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, महमूद हसन देवबंदी, अनवर शाह काश्मीरी, हुसैन अहमद मदनी, अशरफ अली थानवी, शब्बीर अहमद उस्मानी के नाम बहुत नुमाया हैं। दूसरा ग्रोह उन लोगों का था जिनके नज़दीक हक़ व बातिल का म्यार यही तहजीब और उसके उलूम करार पाए। उनका सुरखील वही बुढ़ा था जिसके बारे में खुद शिबली ने कहा था, पीरी से कमर में एक ज़रा खुम तौकीर की सूरत मुजस्सम, यानी सर सैयद की तरफ इशारा है। जब सर सैयद की आखिरी उम्र की वो तस्वीर खींचे थे। शिबली इन दोनों के मुकाबले एक तीसरी जमात के बानी हुए। इस जमात के बुनियादी उसूल 2 थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि हमारे लिए तरक्की यही है कि हम पीछे हटते चले जाएँ और यहाँ तक कि उस दौर में पहुँच जाएँ जब कुरान उतर रहा था और जब खुदा का आखिरी पैगंबर खुद इंसानों से मुखातिब था। यानी पहला कि हमारा रिलीजियस ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, तो शिबली ने उसको डिफ़ाइन किया। यानी शिबली ने कहा कि हम दीन को वैसा समझेंगे जैसा कि खुद नबी करीम साहब ने उसको समझने की कोशिश की, जैसा कि आप पर वो नाजिल हुआ था कुरान मजीद। तो ये यानी जिस तरह देवबंद ने कहा कि हम सिर्फ हमारे अकाबिर की रायों से समझेंगे, और ना ही वैसा कि सर सैयद ने उसकी जैसी तैसी तशरीहात कर दी, बल्कि कहा कि जैसे कि खुद वो नाजिल हुआ उसको वैसा हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक कि खुद कदीम की ज़रूरत है कि हम जदीद से भी उसी तरह आशना रहें जिस तरह कदीम से हमारी शनासाई है, यानी मॉडर्न एजुकेशन को हम कैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको जदीद और कदीम दोनों की ज़रूरत है। यानी देवबंद जो था एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का वो था कि भाई कदीम ही सब कुछ है ना। जो मोहम्मद मौदूदी ने इसके बारे में कहा ना कि उसकी मिसाल एक ऐसे पुराने दुखानी बादबानी जहाज़ की है। और सर सैयद का ये था कि एक मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको मोहम्मद ने किराए का स्टीमर कहा। तो ये दोनों के बिल मुकाबिल जो है, तो शिबली तीसरी जमात के बानी हुए। अब यहाँ थोड़ा मतलब गांधी साहब ने गड़बड़ कर दी, इसमें उन्होंने सबका नाम डाल दिए। सैयद सुलेमान नदवी, आज़ाद, अबुल आला मौदूदी, हमीदुद्दीन फ़राई, अमीन एहसन इस्लाई, ये सब इसी जमात के अकाबिर है। मैं इसे दबिस्तानी शिबली कहता हूँ, ठीक है। तो ये दबिस्तान के कंसेप्ट से तो हम ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये कि शिबली बहरहाल तीसरी जमात के जो है वो बानी हुए। तो अब उनकी ज़िंदगी को हम थोड़ा सा समझेंगे। शिबली 1857 में आजमगढ़ में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर, और काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली से आते थे, मुसलमानों की एक अच्छे घराने से आते थे, और अरबी, फ़ारसी, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, ये तमाम चीज़ों की बुनियादी तालीम उन्होंने बड़े पैमाने पर ली। सर सैयद अहमद ख़ान के एजुकेशन मिशन से वो बाद में अटैच हुए। यानी उनके ताल्लुक से कहा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि 2 दुनियाएँ जो मिल रही थी, तो उन 2 दुनियाओं को समझने वाला जो आदमी था सही तौर पर, तो ये कहा जा सकता है कि वो पहला आदमी जो है तो वो शिबली थे। यानी उनके शागिर्दर्शी सैयद सुलेमान नदवी ने जो उनकी किताब लिखी हयात शिबली, तो उन्होंने कहा कि अहद जदीद का मौलिम अव्वल, यानी मॉडर्न एज का पहला आलिम थे वो, ठीक है। तो उसके बारे में लिखते हैं कि मौलाना का रंग उन कदीम उलमाए दीन का ना था
जिनका पाक मशगला सिर्फ खानकाहों में रुश्द व हिदायत और मदरसों में दर्स व तदरीस है। अगर ऐसा होता तो ऐसे बुजुर्गों के तस्करे के लिखने का जो पुराना दस्तूर चला आता है, तस्करा निगार को सीधे रास्ते पर चलने में कोई दुश्वारी ना आती, बल्कि अहद जदीद के सबसे पहले आलिम की ज़िंदगी की सवानें हैं, जिसमें कदीम के साथ साथ ऐसे जदीद रुझानात भी पहलू ब पहलू है जो अहद कदीम की मानूस निगाहों में कभी भी खटक पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनके अहद में एक नए दौर की बुनियाद पड़ी। तो शिबली ने जो है इस नए दौर में मुसलमानों को राह दिखाई कि कैसे हम बैलेंस कायम कर सकते हैं, हम अपने दीन को किस तरह देखेंगे और इस मगरबी तहजीब के साथ हम कैसे इंगेज होंगे। ये जो रिस्पांस था ये प्योर इंटेलेक्चुअल रिस्पांस था, यानी पहले जो रिस्पांस थे वो कुछ पॉलिटिकल, कुछ मजहबी, कुछ सियासी इस किस्म के थे। ये रिस्पांस खालिस जो है एक फ़िक्री किस्म का, जहनी किस्म का रिस्पांस था। नदवा जो है सर शिबली की यादगारों में सबसे अहम यादगार है। वो उसके फाउंडर नहीं है, लेकिन उसकी जो बुनियादें है वो शिबली ने कायम की और वहाँ 10-12 साल तक उसकी बुनियादें उन्होंने बनाया, उसका नसाब उन्होंने किया और किस तरह वो उल्मा को देखना चाहते थे कि उल्मा जदीद ज़माने में मॉडर्न साइंस को लेकर, मॉडर्न एजुकेशंस को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। शिबली का जो सबसे बड़ा कारनामा है जिसको हम कह सकते हैं वो है ओरिएंटलिज्म पर क्रिटिसिज्म। यानी जिस तरह ओरिएंटलिस्ट जो मूवमेंट था और वो पूरी दुनिया की तारीख लिख रहे थे और उसमें मज़हब को और ख़ासतौर से इस्लाम को जिस तरह वो बदनाम कर रहे थे। अब देखिए कि जो हिंदुस्तान में हम देखते हैं, जैसे एक सवाल अक्सर आता है कि आमतौर से हिंदू जो है, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, वो ज़्यादा मुतासिब होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा तासुब होता है, ज़्यादा नफ़रत होती है मुसलमानों के लिए उन हिंदुओं के कंपेयर में जो कम पढ़े लिखे होते हैं। उसका रीज़न क्या है? और अगर हम देखें कि जिस हिंदू दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत में तो एक मुश्तरका तहज़ीब थी, गंगा जमुना तहज़ीब जिसको हम कहते हैं, लेकिन बाद में अचानक इतनी नफ़रत जो है वो हिंदुओं में कहाँ से पैदा हुई? तो इसका बुनियादी सबब जो था, उसका जो बुनियादी रीज़न वो हिस्ट्री थी जो ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट ने क्रिएट किया है ना। अगर ये मूवमेंट ना होता तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज़्म जो है ना वो बनता ही नहीं था, यानी हिंदुइज़्म एज ए रिलीजन कहीं पर भी डिफाइन नहीं था। तो ये पूरा ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट ने जो है, यानी आप देखिए कि 1818वीं सदी में लोगों को मालूम पड़ा कि अशोका भी हमारे ज़माने में कोई आदमी गुजरा था, उससे पहले किसी के पास पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई तस्वुर भी नहीं था। तो पूरा हिंदुस्तान की हिस्ट्री को इन्होंने कोडिफाई किया और इस तरह, यानी आप देखिए कि जो हिस्ट्री है उसको नॉर्मली 3 एरा में डिवाइड किया जाता, ठीक है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री को इस तरह डिवाइड किया गया। अब एंशिएंट में तो पुरानी हिस्ट्री थी, कदीम तारीख। यूरोप के यहाँ क्या हुआ कि मिडीवल जो एज था वो डार्क एज था, जिसको डार्क एज कहा जाता, जिसमें उनके यहाँ ऑर्थोडॉक्सी थी, उनके यहाँ चर्च के मजालिम थे, तमाम चीज़ थी जिसको कि मिडीवल एज कहा गया। और मॉडर्न एज जिसमें कि उनके यहाँ रिनाइसा हुआ और उसके बाद जदीद तहजीब परवान चढ़ी। अब ये यूरोप के लिए ये ठीक था, लेकिन यूरोपियन हिस्टोरियंस ने क्या किया कि हिंदुस्तानी तारीख को भी वैसे डिवाइड किया, यानी पहले बताया कि एंशिएंट इंडिया, फिर मिडीवल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया। और मिडीवल इंडिया को डार्क एज बता दिया गया, यानी मिडीवल इंडिया जिसमें कि मुसलमानों की यहाँ हुकूमतें कायम थी, तो ये बताया गया कि मुसलमानों ने जो है, यानी हिंदुओं की बड़ी ज़बरदस्त तहजीब थी, वो तरक्की कर रहे थे और बहुत ही जो आजकल हम सुनते हैं, इन्होंने उसको अलग लेवल पे लेकर चले गए। तो वो एक ऐसी तरक्की याफ्ता तहजीब थी, मुसलमानों ने आकर जो उसको बर्बाद कर दिए। तो ये ओरिएंटलिज्म ने जो है ना बहुत भयानक तरीके से मुस्लिम हिस्ट्री को प्रेजेंट किया और ये उस ज़माने में सिलेबस में पढ़ाई जाती थी, किताबों में पढ़ाई जाती थी। यानी अब जो कोशिश हो रही है ना सैफ्रानाइजेशन ऑफ एजुकेशन के सिलेबस से वो सारी चीज़ें डाल देना, तो ब्रिटिशर के ज़माने में वो सिलेबस में थी। तो ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी थी, इसने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो क्रिएट किया। तो हिंदू एलिट क्लास को ये लगा कि मुसलमानों ने हमारा बहुत एक्सप्लॉइट किए, हमारी औरतों पर जुल्म किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी तहजीब को ख़त्म कर दिया, और ये नफ़रत जो उन्होंने पैदा की। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली यानी किसी ने समझा हमारे ज़माने में, तो वो शिबली थे। शिबली ने उसको समझा। बाद में हम देखते हैं कि नेहरू ने जो है तो फिर नेहरू ने हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने नेशनल हिस्टोरियोग्राफी जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी जो डेवलप हुई हमारे यहाँ, और बाद में पूरा हिस्ट्री पर काम हुआ, हज़ारों किताबें लिखी गई। लेकिन ये तो गवर्नमेंट बनने के बाद हुआ, लेकिन गवर्नमेंट बनने से पहले जिस आदमी ने इस चीज़ को समझा वो शिबली की ज़ात थी, और उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार किया। और उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी, हम देखते हैं तारीख़ की बहुत शानदार किताबें उन्होंने लिखी, अरब हिंद ताल्लुकात। फिर मौलाना अली मियां नदवी ने तारीख़ दावत अजीमत बर सगीर के तनाजुर में, अब्दुल सलाम नदवी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की खिदमत। तो ऐसे गैर मामूली लिटरेचर जो है शिबली ने और उनके जो शागिर्द हैं उन्होंने तैयार किया। शिबली ने जो है
तो वेस्ट का जो ये था कि भाई साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए इल्म को हासिल करने का, वो लिया, लेकिन उसके अलावा वेस्ट की बाकी कोई बात उन्होंने नहीं ली। फिर इस्लाम पर जो कुछ एतराज़ात उस ज़माने में किए गए, तो उन्होंने जो भी किताब लिखी वो इस पाए के लिखी कि वो उस फील्ड में आखिरी किताब हो गई। यानी अल फारूक हम देखेंगे कि आज खुद मुस्लिम दुनिया में भी कोई नहीं लिख पाया। यानी जिस ज़माने में मुसलमानों की इतनी वसी सल्तनत थी, तब भी ऐसी किताब नहीं लिखी गई थी। आलमगीर के ऊपर देखिए क्या शानदार किताब उन्होंने हज़रत औरंगज़ेब के ऊपर लिखी। तो शिबली ने जिस भी टॉपिक पर कलम उठाया उसका आखिरी हक उन्होंने अदा कर दिया। फिर दारुल मुसन्निफीन जो है उनका बहुत बड़ा कारनामा है। यानी उन्होंने ये कोशिश की कि जब उन्होंने किताबें लिखी अल फारूक वगैरह, तो पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा किया और वहाँ से किताबों के लिख कर लाया। उस वक्त ज़ेरॉक्स तो थी नहीं, तो उन्होंने किया कि भाई हिंदुस्तान में एक ऐसा वो बनना चाहिए कि जहाँ पर सारी किताब अवेलेबल हो। तो दारुल मुसन्निफीन जो है, जिसको हम कहा जा सकता है कि मुसलमानों को पहला काइंड ऑफ थिंक टैंक जो उन्होंने डेवलप किया। उनका मेजर जो हिस्टोरिकल वर्क है अल फारूक, अल गज़ाली, अल मामून, सीरतुन नबी, मकालात शिबली, ये सारी उनकी किताबें हैं। अभी वो ख़त्म हो गया, वरना और इस पर कुछ चीज़ें मैं रखता था। बहरहाल उनकी जो लिगेसी थी, शिबली के जो लोग थे, तो उन्होंने क्लासिकल इस्लामिक नॉलेज विद मॉडर्न डिसिप्लिन ये उन्होंने पेश किया। बहुत ज़्यादा लोग जो है उनसे मुतासिर हुए। उनके शागिर्दों में सैयद सुलेमान नदवी एक बहुत बड़ा नाम हमारे यहाँ गुजरा, जो बाद में नदवा के नाजिम भी हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिबली से फ़ैज़ हासिल करने वालों में उनके शागिर्द हैं। हमीदुद्दीन फ़राई, जिन्होंने खुद एक बाद में मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी। अब्दुस्सलाम नदवी, जिन्होंने तारीख़ पर बहुत गैर मामूली काम किया। और इस तरह कई लोग, अब्दुल माजिद दरियाबादी, उस ज़माने के जितने लोग थे जो इंटेलेक्चुअल थे, वो सब के सब शिबली से मुतासिर थे। एक 5 मिनट में और लेकिन इंशाल्लाह कंक्लूड करता। तो अब ये जो 3 मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए थे, अगर हम इसमें थोड़ा शिबली का जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है उसको अलग रख देते, लेकिन ये तीनों तहरीक जो हमारे उठी, देवबंद, अलीगढ़ और सेकुलर नेशनलिस्ट, ये बाद में, यानी इब्तिदा में तो एक मजहबी थी, एक मॉडर्न एजुकेशन की तहरीक थी और एक सेकुलर नेशनलिस्ट तहरीक थी, लेकिन बाद में ये तीनों की तीनों तहरीकें जो है ये पॉलिटिकल हो गई और उनके ऊपर सियासत ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। जब कांग्रेस बनने लगी और कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा जोर डालने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने ये किया कि अब कांग्रेस का कोई काउंटर हमको करना चाहिए। तो उन्होंने मुस्लिम जो एलीट क्लास थे उनको उन्होंने खड़ा किया, है ना, जैसे बंगाल की तकसीम और इस तरह की जो चीज़ें, डिवाइड एंड रूल, वो ब्रिटिश करने लगे और मुसलमानों के एक तबके को हिंदुओं के मुकाबले उन्होंने खड़े रहना शुरू किया। अब ये ऐसी सिचुएशन थी, उसमें हिंदुओं में आयाप्रस्त तहरीकें उठ रही थी। यानी उस ज़माने में तिलक ने जो है तो गणेश विसर्जन शुरू किया। आर्य समाज की तहरीकें उसी ज़माने में चल रही थी। गाय की जो है काउ स्लॉटरिंग का इशू जो है उस ज़माने से चला आ रहा था, तब नया नया था। तो ये हिंदुओं में रिनाइजेंस मूवमेंट उठने लगे, रियलिस्टिक मूवमेंट उठने लगे और खुद ब्रिटिशर्स जो है मुसलमानों को प्रमोट कर रहे थे कि देखो हिंदू जो है वो तुम्हारे हुकूक गसब कर रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन थी, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी इंडियन मुस्लिम्स के लिए कि इसको कैसे डील किया जाए। यानी एक तरफ सामने जो है वो कम्युनल, यानी फ़िरका परस्ती जिसको हम कहते हैं, कम्युनल फोर्सेस हमारे सामने आ गई। अब उस ज़माने में जो है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद जैसे जो लीडर थे, जिनके अंदर बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, जो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन और निकाल सकते थे सिवाय इसके कि हम भी कोई काउंटर कम्युनलिज्म करते, तो ये लोग ऐसा कुछ सोल्यूशन दे सकते थे। लेकिन दोनों भी जो है उस वक्त दुनिया से चले गए थे। और उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट को जिन लोगों ने संभाला, तो वो सर सैयद के मुकाबिल उनके अंदर उतनी बसीरत नहीं थी। यानी सर सैयद के ज़माने में भी ब्रिटिशर्स उनको प्रोवोक करते थे कि तुम हिंदू एलीट क्लास के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन सर सैयद को पता था कि कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है। ये सर सैयद को बहुत उसका एहसास रहता था। लेकिन सर सैयद के जाने के बाद उनके जो जानशीन थे, तो वो फुल फ्लेज ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो है उन्होंने मुस्लिम कम्युनलिज्म जो है वो डेवलप कर लिया हिंदुस्तान के अंदर। यानी हिंदू कम्युनलिज्म के बिलमुकाबिल एक मुस्लिम फ़िरका परस्ती उन्होंने डेवलप की। देवबंद का जो मूवमेंट था, अब ये रिलीजियस था रहा इब्तिदा में, लेकिन धीरे धीरे जो है तो पॉलिटिक्स के अंदर उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। यानी महमूद हसन देवबंदी, ये लोग तो हम जानते हैं कि रेशमी रुमाल तहरीक इन्होंने चलाई, फिर माल्टा से वापस आए और वापस, यानी पहले इनका ये इरादा था कि हिंदुस्तान के बाहर के जो बादशाह है उनसे मदद लेकर कुछ तो इनकलाब यहाँ, जैसा शाह साहब ने किया था अब्दाली के साथ, अब्दाली को इस्तेमाल करके वैसा कुछ करेंगे। लेकिन वो सब फेल हो गए और शाह शरीफ जो था मक्का का, उसने इनको सबको अरेस्ट करवा दिया। तो उसके बाद जब ये यहाँ पर आए और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखे, तो ये काफ़ी उसके ज़्यादा मुतासिर हुए। महमूद हसन देवबंदी जो थे, तो देवबंद के यानी मौलाना कासिम नानोतवी को जैसे हम देखते हैं कि वो जो टावरिंग फिगर थी, उनकी जो लाइफ थी उसके अंदर जो डेडिकेशन था, तकवा था, जो कमिटमेंट था इस मिल्लत के लिए, इस दीन के लिए,
उसी लेवल का कमिटमेंट जो है मौलाना महमूद हसन देवबंदी के साथ था। लेकिन मौलाना कासिम नानवी के बिलमुकाबिल भले से दीनी इल्म इनके पास कम था, लेकिन असर हाजिर का बहुत ज़बरदस्त इनका नॉलेज था। यानी हिंदुस्तान, उसकी सियासियात, उसकी माशियात, हिंदुस्तान के समाज कैसे बनते, इसको बहुत अच्छी तरीके से ये समझते थे। तो जब ये वहाँ से वापस आए माल्टा से, तो उन्होंने तय किया, और जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखा, गांधी की क़यादत को देखा, तो इससे काफ़ी मुतासिर हुए। और इन्होंने और उस वक्त जमीयतुल उलमा भी काफ़ी मतलब नीम सियासी तहरीक बन चुकी थी। तो ये लोगों को कांग्रेस की तहरीक बहुत पसंद आई कि एक ऐसी तहरीक है जो सबको लेकर साथ में चल रही है, यानी हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को। यानी आप देखिए कि गांधी जी ने चूँकि सबको जोड़ना शुरू कर दिया था अपने साथ। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि सिख जो है सबसे आखिर में गांधी जी के साथ जुड़े, और मतलब गांधी जी को कोई ख़ास रिस्पांस सिख कम्युनिटी की तरफ से नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी कांग्रेस के काफ़ी, हालांकि मुस्लिम लीग के थे वो, लेकिन कांग्रेस को पसंद करते थे और कांग्रेस के लिए बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। तो सिख कम्युनिटी के जो बड़े लीडर्स थे उनको एड्रेस करने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर को गांधी जी ने भेजा, और वो उनका जो तारीखी खिताब है फिर जो सिखों के साथ उन्होंने किया था कि आप लोगों को ये महसूस होता है कि हमने मिडिवल एरा में आपके ऊपर जुल्म किए, तो वो तमाम जुल्म जो मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर किए, उसके लिए मैं अपना और अपने भाई का सर पेश करता हूँ। और बहुत ही इमोशनली उन्होंने सिखों को इंगेज किया, और उसके बाद वो गांधी जी के साथ अटैच हुए। तो ये जो हमारी मिली लीडरशिप जी थी, जो मजहबी जो लीडरशिप थी जो देवबंद से निकली, वो भी कांग्रेस के जो एफर्ट्स है और उसकी जो कोशिश है, उसके जो पॉलिटिकल वे है, उसको पसंद करते थे। उबैदुल्लाह सिंधी जो है बहुत ज़बरदस्त नाम हमारी तारीख के अंदर गुजरा है। हालांकि हर तहरीक में ये रहता है कि कुछ बड़े लोग रहते हैं जिनको खुद उस तहरीक के लोग भुला देते। तो देवबंद की तहरीक में ये ऐसी एक शख्सियत थी। ये सिख थे, पंजाबी थे, 18 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन बाद में शाह वली के अफकार के ऊपर इन्होंने खुद का अपने पूरा थाट प्रोसेस डेवलप किया। जब बालशेविक इनकलाब आया तो खुद वहाँ दौरा किया, उसको समझा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस्लाम में वहाँ से मतलब एक मॉडल बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। बहरहाल ये बहुत बड़े टावरिंग फिगर थे, और इन्होंने जो सेकुलर नेशनलिज्म जो कांग्रेस प्रेजेंट कर रही थी, इनको काफ़ी ये पसंद आया और इन्होंने उसको सपोर्ट किया। अब देवबंद का जो ग्रुप उभरा, जो हमारा मजहबी ग्रुप था, वो प्रो कांग्रेसी हो गया, और उसको आने वाले ज़माने में लीड किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। दूसरा जो ग्रुप था जो डेवलप हुआ धीरे धीरे, ये ग्रुप दो लोगों से बनता था। एक ग्रुप था नॉर्थ के मिडिल क्लास मुसलमान। ये वो मिडिल क्लास मुसलमान थे जो अलीगढ़ की तालीमी काविशों से मुतासिर होकर जिन्होंने तालीम हासिल कर ली थी, और अब इनको ये लगता था कि हिंदुस्तान में हमारे राइट्स है, हमारे हुकूक होना चाहिए, हमको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में हमारा हिस्सा होना। और दूसरा जो ग्रुप था वो था जागीरदारों का। तो जागीरदारों का जो ग्रुप था, जो वडेरे थे, और ये कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान में उनका सबसे अहम रोल है। तो जब उन्होंने कांग्रेस को देखा, उसकी कामयाबी देखी, और ये बात उन पर बहुत वाज़ेह थी कि कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म कर देंगे, तो दोनों तरफ के जो जागीरदार थे, हिंदू जो जागीरदार थे वो हिंदू महासभा से अलाइन हो गए, और जो मुस्लिम जागीरदार थे वो मुस्लिम लीग से अलाइन हो गए। तो अब जो सिचुएशन बनी पॉलिटिकली, वो बहुत ही अलग सिचुएशन बन गई इंडियन पॉलिटिक्स में। हिंदू महासभा जो इलीट क्लास हिंदू जो थे और जागीरदार, हिंदू जागीरदार, उनको रिप्रेजेंट करती थी। बहुत ही कम्युनल, मतलब आरएसएस से भी ज़्यादा कम्युनल पार्टी हिंदू महासभा रही है। सावरकर उस ज़माने में उसके लीडर थे। मुस्लिम लीग, इसमें मुस्लिम मिडिल क्लास और मुस्लिम जागीरदार ये बन गए। तीसरी जो पार्टी थी, जो बाकी जो मुसलमान थे, वो जमीयतुल उलमा, शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, मोमिन कॉन्फ्रेंस, मजलिस एहरार, खुदाई खिदमतगार, ये सब जो थे ये प्रो कांग्रेसी थे। अब ये तीन तरह के जो ग्रुप हैं वो हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हो गए। लेकिन धीरे धीरे जो अभी वो ख़त्म हो गया, वरना मैं और इसको लेता था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो मुस्लिम लीग की तरफ जो लोग जुड़ना शुरू हुए, इनके अंदर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज पैदा हो गए, अलायदगी पसंद रुझानात। यानी वो हिंदुस्तान के अंदर रहकर इस मुल्क में जो मौलाना आज़ाद और देवबंदी उलमा या जमीयतुल उलमा जो नज़रिया दे रही थी, वो उसके अगेंस्ट थे। वो चाह रहे थे कि बिल्कुल एक अलग जो है हमारी रियासत बनना चाहिए, एक अलायदगी पसंद रुझानात जो उनके अंदर पैदा हुए। अब अलायदगी पसंद रुझानात जो पैदा हुए, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, उसके रीजंस क्या थे? तो अगर उसको मैं मोटा मोटा क्लासीफाई करूँगा, तो सबसे पहला और बुनियादी सबब था उसका हिंदू कम्युनलिज्म। यानी हिंदुओं में जो आया तहरीकें जो उठना हुई राजा राम मोहन राय के बाद से, हालांकि राजा राम मोहन राय वैसे नहीं थे, लेकिन उसका जो काउंटर इफेक्ट हुआ और उनके यहाँ जो तहरीकें उठी बाद में, सावरकर और ये सब लोगों ने उसको लीड किया, मुझे ने, तो ये लोगों, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म था। ये मुसलमान पर बहुत यानी आज के जो हिंदुत्ववादी करते हैं जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल ये उनका इनिशियल फेज़ था।
दूसरा, मुस्लिम जो जागीरदार थे उनका ये कंसर्न था कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि हमको एक अलग से एक स्टेट मिल जाए जहाँ हम अपने ख्वाबों के मुताबिक जो है अपनी चला सके, और वो स्टेट जो हम देखते हैं पाकिस्तान बनी और आज भी वो वैसे ही चल रही है। तीसरा जो था मुस्लिम एजुकेटेड क्लास। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुस्लिम एजुकेटेड क्लास जो थी, जो बाद में डेवलप हुई, उनको ये लगा कि हम हिंदू इलीट क्लास को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ और उनके अंदर भी अलहदगी पसंद रुझानात पैदा हुए। अब ये सारी फोर्सेस ने मिलकर जो है तो हम ये कह सकते हैं एक अलग से एक महाज इन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से कायम किया, और बाद में जो फिर कांग्रेस की तारीखी गलतियां रही उसने उसको पाकिस्तान की सूरत में एक अमली शक्ल दे दी। अभी कुछ लीडर्स और थे जिनको मैं कवर करना चाह रहा था, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इकबाल आज़ाद, इनके क्या कारनामे रहे, क्या अफकार रहे, लेकिन इंशाल्लाह किसी और वक्त हम उसको कवर करने की कोशिश करें। क्या सदर साहब कंप्लीट कर? नहीं, ऑर्गेनाइजर का क्या है? एक 10 मिनट में कर लेता हूँ। अभी अगली स्पीच को कितना टाइम है? नहीं, शुरू होने में। अच्छा, टाइम हो गया क्या? अच्छा, नहीं ठीक है, फिर वो उनका टाइम चला जाएगा। इंशाल्लाह ये किसी और वक्त हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, और उसमें मैंने जहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ी है वो पूरे रेफरेंसेस भी मैंने तफसील से मेंशन कर दिए, तो बाकी चीज़ें आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये जो रिस्पांस था मुसलमानों का, यानी अगर आप इसको समझेंगे ना, 1857 के बाद के रिस्पॉन्सेस को दो तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। 1900 आते आते हमारे यहाँ जो तहरीकें उठी जिन्होंने रिफॉर्मिस्ट तहरीकें थी, लेकिन 1900 के बाद आखिरी दौर में, खास से 1920 या 1936 से 1947 के बाद इनके अंदर जो है ना अलहदगी पसंद कि हमको एक अलग मुल्क दे दिया जाए, ये जज्बात जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गए। तो बाद में जमातुल उलमा और ये तमाम लोग जो है तो ये कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस का जो नज़रिया था सेकुलरिज्म का कि हिंदुस्तान की रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा, हर फ़र्द को अपने मज़हब को अपनाने की, उसकी तबलीग की, और उसको पर्सनल लॉ रहेगा, उसको इजाज़त होंगी सबको, ये एक नज़रिया था। उसके बिलमुकाबिल क़याम पाकिस्तान का कि नहीं, यहाँ पे दो कौमें बसती और दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, वो एक नज़रिया था, और उसकी बुनियाद पर बाद में वो डिवीज़न हो गया। तो इस तरह जो तहरीकें हमारे यहाँ उठी थी मुसलमानों के रिफॉर्म को लेकर, सो उनका जो एंड जो हुआ वो बहुत ख़राब हुआ, है ना। यानी मुसलमानों की जो क़ुव्वत है वो हमेशा के लिए तकसीम हो गई। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान एक रियासत अगर रहती तो अभी 70-80 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन रहती थी, और यहाँ पर एक बड़ा से हमारा हो सकता था। लेकिन मुसलमानों की जो क़ुव्वत है वो हमेशा के लिए तकसीम हो गई, और वहाँ भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, और यहाँ के मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी के रहमो करम पे बहरहाल अभी ज़िंदगी गुजार रहे। तो इस तरह ये हमारे जो रिस्पॉन्सेस है उसको सही तरीके से हम लोगों ने चैनलाइज नहीं कर पाए, और चैनलाइज नहीं कर पाने की वजह से ये उसके नतायज आए कि उससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें थी इस उन्वान के तहत से। जज़ाकल्लाह।